देख पा रहे हैं, रिवर का सिर्फ टॉप सरफेस देख पा रहे हैं। उससे क्या आप आइडिया लगा पाएंगे कि वाटर जब फ्लड आएगा तो किस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है? अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी तो मुझे सिंपल ऐसे दिखाई दे रहा है सीधा रिवर चल रही है। कंटिजेंसी प्लान मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है। खाना प्रोवाइड करना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है, वाटर प्रोवाइड करना है, मॉस्किटो या स्नेक रेपेलेंट्स आपको प्रोवाइड करने, मेडिसिन प्रोवाइड करनी, क्लोथ्स प्रोवाइड करने, इलेक्ट्रिसिटी, और जो भी आप सोच सकते हैं ना जो डिज़ास्टर के टाइम पे चाहिए होती है, डिज़ास्टर के बाद चाहिए होती है, वो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से पानी की ज़रूरत पड़ी और आप आरओ मशीन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्टर को पहले से आपको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा आरओ मशीन के लिए। वैसे इंडिया में डीआरडीओ बनाती है आरओ मशीन, वो वाटर फिल्टर करती है और ट्रक में लोड की जा सकती है, तो मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकती है। तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं आपको, ठीक है? क्लोथ्स हो गया, ठीक है, मेडिसिन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसको हम कंटिजेंसी प्लान बोलते हैं, ठीक है? इसका पूरा का पूरा जो आपका एक तरीके से लॉट है वो आपको पहले से तैयार रखना पड़ता है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ से आएगी। एक एक मेडिसिन का सब कुछ आपको पहले से, डिज़ास्टर नहीं हुआ है अभी, पहले से ही तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में है टाइमिंग। टाइमली एक्शन नहीं लिया तो वही डिज़ास्टर और वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है? एनडीआरएफ को लेना पड़ता है, हाँ, तो वो तो उसमें क्या है, एनडीआरएफ क्या है ना, एनडीआरएफ को बहुत ज़्यादा डीप टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, ठीक है? उनको सिर्फ डिज़ास्टर रिलेटेड कुछ, लेकिन कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें वो आर्मी के कुछ लोगों को वो ट्रेन करके रखते हैं उसमें। जैसे एक पर्सन है तो उसको हमने ट्रेन किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हैकर है, ठीक, आर्मी में है वो, तो उसको एनडीआरएफ में नहीं लिया हमने, क्योंकि नॉर्मली हमें हैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जब ज़रूरत पड़ रही है तो उसको हमने कॉल ऑफ कर लिया, ठीक है? तो वो सिर्फ एक्सपर्ट्स हैं जो उस टाइम पे आते हैं। कोई फ्लडिंग का कोई एक्सपर्ट है कि फ्लड से उसने लास्ट टाइम पे 2000 लोगों को निकाला मान लीजिए, तो वो एक्सपर्ट हो गया, लेकिन वो एनडीआरएफ टीम में नहीं है, तो अब जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बुला लेंगे। तो सिर्फ जब ज़रूरत पड़ती है तब हम मिलिट्री को कॉल करते हैं, अदरवाइज एनडीआरएफ सफिशिएंट होता है। एक लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो करना पड़ता है फिर। जैसे आसाम वगैरह में भी अभी आप देखेंगे उन्होंने भी आर्मी वगैरह को भी डिप्लॉय किया है, ठीक है? हाँ, ऐसी ज़्यादातर एक्सपर्ट्स जो होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है? जैसे लास्ट टाइम वो बताया था आपको, ठीक है? हम कुछ और प्रिडिक्ट कर रहे हैं और गलत टाइम पे हो जाए या किसी और टाइम पे हो जाए तो उससे और ज़्यादा डिज़ास्टर हो सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, आगे पीछे भी आपको तैयार रहना है। यानी अगर 7 तारीख बोली है कि वोल्केनो होगा तो 6 को भी तैयार रखिए, 5 को भी रहिए, और उसके थोड़े टाइम बाद भी उसको, ठीक है, तैयारी रखनी चाहिए। चलिए, कोई अगर इंडिया में अगर या फिर इन रीजन में ट्रॉपिकल मेडिटेरियन टेम्परेट में अगर आपका कोई फ्लैट रीजन है, प्लेन रीजन है, तो उस केस में आपको 600 से 900 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एटलीस्ट एक स्टेशन लगाना पड़ेगा। एक स्टेशन इतने गैप में होना चाहिए, ये एक आइडियल कंडीशन है। अब कंट्री बोलती है कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि इतनी इतनी दूरी में लगाएं, तो आपको 3000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो 900 से अगर 3000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में
ये एक्सेप्टेबल लिमिट है, इसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी जितने छोटे एरिया को आप अपने स्टेशन से कवर कर लें उतना बेटर है, लेकिन हर कंट्री के पास इतना पैसा नहीं है। अब स्टेशन में बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी आपको, बहुत पैसे उसमें लगेंगे, तो हर कंट्री के ये ठीक है कैपेसिटी नहीं होती है इतनी, इसलिए ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, 1 स्टेशन एटलीस्ट इन दिस एरिया, 600 टू दिस, ये आइडियल कंडीशन है, और 900 टू दिस, 1 साइक्लोन ऑपरेटिंग स्टेशन। सेकेंड लिखिएगा फॉर माउंटेन रीजन, मतलब इसके आगे 1 स्टेशन लिख सकते हैं आप, 1 स्टेशन फॉर दिस। माउंटेन के लिए वही कंडीशन हो जाएगी, माउंटेन रीजन में 100 से लेकर 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपका एक स्टेशन होना चाहिए, जो आइडियल कंडीशन है। और अगर आपके पास पैसे की कमी है, टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, या अदर कॉन्स्टेंट्स हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस। इतने एरिया में एटलीस्ट आप एक स्टेशन लगाएंगे माउंटेन में। ठीक है, थर्ड लिखिए फॉर एरिड, ARID and polar regions, arid and polar regions, सीधा 1500 से लेकर 10,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपका एक स्टेशन होना चाहिए। 1500 से 10,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एटलीस्ट 1 स्टेशन, ये एटलीस्ट है, 2 बना देंगे और अच्छी बात है। ठीक है, इन स्टेशंस में होगा क्या क्या, कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, कुछ इसमें मेजरिंग कुछ होगा, डॉपलर वेदर रडार्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। अब डॉपलर वेदर रडार जो है आपको ज़्यादा कोस्टल एरिया में हेल्प करेगा, तो कोस्टल एरिया में आपको डॉपलर वेदर रडार होगा इस स्टेशन में। अब कोई दूसरा अगर इंस्ट्रूमेंट है, सुनामी अगर है, तो वो अलग वाले स्टेशन में होगा। यानी हर स्टेशन में एक ही जैसी चीज़ नहीं होंगी, वो वहाँ पे किस तरह का प्रॉन एरिया है उस तरह की चीज़ें होंगी वहाँ पे। जैसे ड्रॉट प्रॉन एरिया है तो वहाँ पे आपका ये डॉपलर वेदर रडार और इसका कोई काम नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ पे कुछ दूसरे तरह के मीटर्स लगे होंगे, जैसे रेन गॉजेज एंड ऑल, कि कितनी बारिश होती है पूरे साल में, हम इसको मेजर कर सकें। ठीक है, तो वो चीज़ें इसके अंदर में इन्वॉल्व होती है। जैसे सिंपल है रेन गॉज, रेन गॉज बहुत सारे हैं तो उसको बोल रहे हैं रेन गॉज नेटवर्क। ठीक है, बस टेक्निकल नाम दे दिया, कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सा मग है। ठीक है, मग को उठा के इंडिया गेट पे रख दो, पूरे साल में कितनी बारिश होती है उसको मेजर कर लो। दिल्ली का मुझे आइडिया है, बाकी का मुझे पता नहीं है, हर जगह पे अलग अलग रखते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर में अगर पूरी एनुअल रेनफॉल मेजर करनी होती है तो इंडिया गेट के पास में एक ऑफिस है, वहाँ पे इसको रखते हैं। ठीक है, ये पूरे साल लगा रहता है, ऐसा नहीं है। इसको निकालते हैं, मेजर करते हैं, एक बारिश हुई, फिर दूसरा बार रखते हैं, फिर तीसरी बार, ऐसे चेंज करते रहते हैं और टोटल सम उसका निकाल लेते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें। ठीक है, तो जो बीकर होता है उसको रखते हैं और उससे हम एवरेज पता लगा लेते हैं कि इस एरिया में कितनी बारिश हो रही है। ठीक है, अगर हम इसको इतना बड़ा टब रख देंगे तो तब ये रीडिंग देगा क्या? अगर यहाँ पे इसने इतना लेवल दिखाया है तो यहाँ कितना दिखाएगा? कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम भी तो बढ़ गया है, ज़्यादा बारिश भी तो आ रही है,
समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि डायमीटर इसका वेरी करे वो मैटर नहीं करता, ठीक है। जनरली ये 12 सेंटीमीटर के आसपास का डायमीटर लेते हैं, वो हमारे लिए इतना जरूरी नहीं। यानी अगर ये इतना बड़ा भी आप ले लोगे और इतना भी ले लोगे और एक ही रीजन में, बारिश में ऐसे करके देखिएगा, ठीक है। आप लोग जब झमाझम ऐसे कई बार एंजॉय करते हैं तो एक बार ग्लास रखिएगा और एक बार उसमें टब रखिएगा, ठीक है, और फिर उसका लेवल देखिएगा तो दोनों का लेवल बराबर होगा, ठीक है। दोनों का लेवल बराबर होगा, तो इसमें वो मैटर नहीं करता है कि कितना डायमीटर वगैरह लिया, बस ये होना चाहिए कि प्रॉपरली मेजर जो स्केल लगा हुआ है इसमें, जिसके ऊपर स्केल लगा हुआ है वो प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, मर्क्यूरी की तरह, थर्मोमीटर की तरह, ठीक है, ताकि आप एग्जैक्ट उसको मेजर कर पाए। और एक स्टैंडर्ड मेजरिंग स्केल यूज करना है सभी सारे स्टेशंस में, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है, तो हम घर पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाया, ये कुछ इस तरह का होता है। कुछ इस तरह का होता है ये, ठीक है। इसमें ऊपर से बारिश आएगी। अब अगर जैसे अभी आजकल जो बारिश आ रही है, छोटी छोटी बारिश आ रही है, बच्चों वाली बारिश आ रही है, तो उसमें क्या है, ये जैसी बारिश आएगी वो सारा क्वांटिटी इस पे आएगा। ये नीचे एक स्केल लगा हुआ है, सॉरी एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो उससे पता चल जाएगा कि जो रेनफॉल है पर मिनट कितनी हो रही है, ठीक है। तो रेनफॉल की स्पीड का आइडिया लग जाएगा आपको। तो पूरे साल, और ये कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, तो पूरे साल किस सेकंड पे किस टाइम पे कितनी स्पीड की रेनफॉल हुई, ये आप किसी भी टाइम पता कर सकते हैं। यानी आज पता कर सकते हैं कि 5 साल पहले 4:30 पे कितनी रेनफॉल कितनी स्पीड से चल रही थी, क्योंकि पूरे साल डिप्लॉयड रहते हैं। उससे हमें फ्यूचर में होने वाली जो रेनफॉल है उसका कुछ हद तक प्रिडिक्शन हो सकता है, उसको हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि पिछले साल इस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो इस बार भी बारिश हो सकती है। सिर्फ प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूं, पुराने डेटा को यूज करके। 2024 जो है वो पूरे अर्थ पे सबसे हॉटेस्ट ईयर है, 2024, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चला, हमने इतने सालों से डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं उससे कंपेयर करके बताया कि 2024 अभी तक का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर रहा है। इतना हॉट था कि वहाँ पे आप चाय बना सकते हो, दिल्ली वगैरह में तो इतना हॉट था कि आप बाहर नहीं निकल सकते, बहुत ज़्यादा। यहाँ पता नहीं कितनी गर्मी, यहाँ इतने वैसे मैंने देखी नहीं है, लेकिन आप जाना चाहते हैं तो जाइएगा जोधपुर, ठीक है, राजस्थान में जाइएगा तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि गर्मी किसको बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक नो तपा चलता है, नो तपा सुना होगा ना आपने। नो तपा मतलब 9 डेज ऐसे होंगे जो घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, बहुत सीवियर लेवल की, ठीक है, वहाँ पे ये गर्मी पड़ती है। तो इस टाइम में अब वहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, स्कूल बंद कर देगा, ठीक, ऑफिस के टाइमिंग चेंज कर देगा। तो ये वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को करना है कि जब इतना कुछ हो रहा है तो हो सकता है इनसे डेथ हो जाए, डेथ होती थी पहले। अब यहाँ पे क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है थोड़ा, तो वहाँ पे डिज़ास्टर को रोकने के लिए अब वो छुट्टी दे देती है या फिर टाइमिंग चेंज कर देती है या फिर कुछ और, ठीक है, वो यानी वर्क फ्रॉम होम कुछ ऐसा कुछ दे देती है जिससे कम से कम लोग जो हैं वो अपने घर से या ऑफिस से बाहर निकलें, ठीक है। चलिए, तो यानी वो कहने का मतलब वो ऐसा दिखता नहीं है, होता हुआ ऐसे, ठीक है। अगर बहुत फास्ट ट्रेन पड़ रही है तो ये पूरा फिल कर गया और पूरा फिल कर गया और ये धीरे 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 इसमें से आ रहा है, ठीक, और ये किस रेट से घूम रहा है। यानी टोटल हम कहने का मतलब ये है, आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइम पे, और ये सारी रेटिंग जो है वो IMD जो डिपार्टमेंट है वो नोट करता रहता है, ठीक है। और सिर्फ IMD डिपार्टमेंट नहीं, IMD डिपार्टमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड है WMD से।
वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, और वहाँ पे डायरेक्ट सिग्नल जाते रहते हैं। है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, काफ़ी सारी रिसर्च डायरेक्ट कनेक्टेड है चाइना से। तो जो इस सेकंड में यहाँ पे रीडिंग दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली वो रीडिंग चाइना में भी दिखाई दे रही है। इसकी नहीं, मैं दूसरी चीज़ों की बता रहा हूँ। इतना आपके रियल टाइम में काम हो रहा है रिसर्च वर्क में के लिए, लेज़र वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, लेज़र टेरेन मैपिंग। इसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए रिवर है, और रिवर का आप क्या देख पा रहे हैं, रिवर का सिर्फ टॉप सरफेस देख पा रहे हैं। उससे क्या आप आइडिया लगा पाएंगे कि वाटर जब फ्लड आएगा तो किस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है? अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी तो मुझे सिंपल ऐसे दिखाई दे रहा है सीधा रिवर चल रही है। ठीक है, अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो पानी किस साइड जाएगा वो बताने के लिए टॉप सरफेस नहीं, बॉटम सरफेस जो है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। बॉटम सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, बॉटम सरफेस ऐसा स्मूथ नहीं होगा और ऊपर ऐसे पानी फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। बॉटम सरफेस कहीं से ऐसे होगा, कहीं ऐसे होगा, कहीं ऐसे होगा, ऐसा सरफेस होगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि जब इसकी स्पीड अगर बढ़ जाती है तो हमारा वाटर की किस साइड जाने की टेंडेंसी है। तो जब नीचे के फ्लोर की प्रॉपरली स्टडी करते हैं तो उसको हम बोल रहे हैं, मतलब उस टेक्नोलॉजी को हम बोल रहे हैं लेज़र टेक्नोलॉजी। और उस लेज़र टेक्नोलॉजी में लाइडार टेक्नोलॉजी, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसमें लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। यानी जो लेज़र टेरेन मैपिंग है इसमें हम लेज़र लाइट को यूज करते हैं, सॉरी लेज़र लाइट को यूज करके लाइडार बनाते हैं। ठीक, लाइडार का फुल फॉर्म है ये। लाइडार एक डिवाइस है जिसमें हम लेज़र यूज करते हैं। अब ये क्या किया जा रहा है इसमें, जब हम जीपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं और आजकल 3D सिस्टम भी अवेलेबल है, तो जब हम मूव करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इस साइड हमारे बिल्डिंग है, इस साइड ब्रिज है, या इस साइड ये है, इस साइड वो है। वो चीज़ें हमें पता चलती है। क्या आपको उसकी हाइट पता चलती है एग्जैक्ट? क्या उसकी शेप साइज पता चलता है ठीक से? नहीं। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि साइड में एक बिल्डिंग है, आगे जाके एक ब्रिज आ रहा है, इतना तक हमें पता चल जाता है। लेकिन ब्रिज की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, ये हमें ठीक से पता नहीं चलता। ठीक है, तो उसके लिए लेज़र लाइट यूज की जाती है। मान लीजिए यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक ब्रिज है। तो हम क्या करेंगे, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इनको यूज करते हैं। हेलीकॉप्टर से लेजर पल्स इसके ऊपर फॉल की जाएगी। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये प्लेन जो है थोड़ा सा और आगे होगा, फिर इससे इस पे फॉल कराएंगे। थोड़ा और आगे चला जाएगा, फ्री है। हर एंगल से, हर बॉडी पे जो भी इसके पाथ में आ रही है, सब पे हम लेजर लाइट डाल रहे हैं। इस प्लेन को अपनी हाइट तो पता ही होगी, इसके पास एक अच्छा सा एनीरोइड बैरोमीटर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो प्लेन है ये है 300 मीटर हाइट पे, और यहां से जो इसने लाइट यहां पे फॉल किया, फॉल करने के बाद लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगी, क्योंकि लेजर है। नॉर्मल लाइट होती है तो दूसरे एंगल पे भाग जाती है। ये यहां से आई और जब ये वापस रिटर्न होके जाएगी, तो हमारे पास बचपन में सेकंड क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डी एस और टी का, डिस्टेंस स्पीड और टाइम का। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड ऑफ टाइम का जो फॉर्मूला है उससे हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है,
क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, लेजर पल्स, वो तो हम भेज रहे हैं तो हमें पता ही है कितनी स्पीड भेज रहे हैं, तो कितनी स्पीड से इसको भेजा जा रहा है, कितने टाइम में वापस पहुंच रही है, उससे हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। और डिस्टेंस मान लीजिए इसका डिस्टेंस आया 125 मीटर। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो पॉइंट है हमारे अर्थ सरफेस से 175 मीटर दूर है, यानी 300 माइनस 125। ऐसा आप हर पॉइंट पे कर रहे हैं। पूरी आपकी अगर जो छत है, पूरा जो रूफ है, ये सारा कुछ हर एक पॉइंट पे अगर किया जा रहा है तो आपको ये सारा डेटा फिर ये कलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आप साउंड क्रिएट करते हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं और दूसरी जगह पे उसी को दूसरी अपोजिट वाली फ्रीक्वेंसी में रिलीज कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो यहाँ से डेटा कलेक्ट करना है और दूसरी जगह प्रोजेक्ट कर देना है। तो जो प्रोजेक्ट करेंगे वही है हमारा लाइडार स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें आपको 3 डायमेंशनल व्यूज मिल जाएंगे किसी भी सरफेस के। तो रिवर के अंदर का सर्वे देखना हो, ये मैं आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में एक डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो उनके एरिया में फ्लड आता रहता था। तो फ्लड आता था तो उनको अब ये चाहिए कि हम किस तरीके से मैनेज करें। तो उन्होंने क्या किया, बहुत पुराने डीएम ने सारे एफर्ट डाल दिए तो फ्लड रुक नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, पैसे खर्च करा के अपने खर्चे मतलब जो सरकारी डीएम का खर्चा होता है उस पर लाइडार सर्वे करवा दिया 1 किलोमीटर का। तो लाइडार सर्वे 1 किलोमीटर का वहाँ की जो रिवर है उस पर कराया। उसके नीचे का टेरेन मैपिंग हो गया पूरा। इसमें थोड़ा 7 से 8 दिन लगे, लेकिन 1 किलोमीटर का टेरेन पता चल गया कि नीचे से कैसा है पूरा। और जब ये पूरा पता चल गया, कुछ टाइम, ये 1-1.5 साल लगा होगा, जो पूरी रिवर का टेरेन पता चल गया। और आज हमें ये पता है कि अगर फ्लड आएगा तो किस डायरेक्शन में पानी जाएगा। वहीं पे हमने कैनाल वगैरह और ये सब बना दिया। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक यानी बहुत बड़े डिजास्टर होने से बचा लिया, टेक्नोलॉजी यूज करके। समझ पा रहे? तो लेजर ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। Just for the record, there are different ways to collect LiDAR data. ये दिख रहा है आपको, ये वाला From an airplane ऐसा आपको डायग्राम मिल जाएगा। or even from तो इससे आपको रिजेस, गॉजेस, जितने भी इस पे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो सारा कुछ दिखाई देगा। LiDAR data. And airborne LiDAR data will zip. Simple as that. ये इस तरीके से लेजर लाइट फॉल करेगा, Well, the laser of the LiDAR फिर वो रिटर्न system होके is आएगी, here. तो डिस्टेंस मेजर कर लेगा। Light energy towards the ground. And let's define the word sensor. Light, but it takes the light travel distance between the वही point फॉर्मूला जो होता है and उसको the लगाएगा। ground. And not consider when calculating height. First, the plane ये rockets 3 तरीके से आप कर सकते हैं। एक होगा हमारे सैटेलाइट बेस्ड, एक होगा हमारे एयर बेस्ड मतलब एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन इनसे, और दूसरा होगा हमारे ग्राउंड बेस्ड पे भी इसको लगाया जाता है। यानी तीनों चीज़ें अगर एक साथ मिलते हैं और उनके डेटा को मर्ज कर दिया जाता है, फिर आपको प्रॉपर 3 डायमेंशनल व्यू वहाँ पे मिल जाता है। as it flies due to turbulence in the air. These movements are recorded for each LiDAR input. Some light pulses traveled and also needs to have energy towards the ground with speed of light, Weber, to calculate the object's location on the ground. All of this information is recorded on that handy-dandy computer, also mounted ठीक है, on वो the डेटा उठाया हाइट का और वो प्रोजेक्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। and yield one return. Sunlight filtered through the ground makes LiDAR systems unique and ठीक, ऐसा कुछ मान लीजिए, कुछ इस तरह का व्यू आएगा इसमें। ये तो अभी उतना अच्छा नहीं है, जब ये सारे पॉइंट्स मिला लेंगे तो आपको प्रॉपर शेप दिखाई देगी ट्री की। ठीक है, माउंटेन की, रिवर की, वाटर की डायरेक्शन, ये आप इजीली पता लगा सकते हैं इससे। to scientists studying trees. These returns from within the canopy tell us more about what's happening inside the trees.
They can sometimes even be used to estimate whether there's shrubs below the trees on the forest floor. But we'll save that topic of using LiDAR to estimate forest structure for another video. And now, trees are really important to us in dioxide, to rainwater it, where they've been dead the Earth's surface. So how does this get a whole lot? Well, no, the entire receiver, those sensors, actually night still wasn't being made clearly. ठीक, इस तरह का व्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। The detailed ये accuracy that LiDAR data provided with these high-resolution elevation datasets. ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर देख के भी ये पता लगा पाएंगे कि यहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है, इस एरिया में फ्लड आ सकता है नहीं आ सकता, तो वो चीज़ें हमें इसमें यूज़ कर सकते हैं लाइडार टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, लिखिएगा इसमें आगे लेजर टेरेन मैपिंग के बाद एयरक्राफ्ट प्रोबिंग ऑफ साइक्लोन। तो एयरक्राफ्ट की सारी चीज़ें इस स्टेशन पे होगी। एयरक्राफ्ट प्रोबिंग, PROBING, प्रोबिंग ऑफ साइक्लोन। नेक्स्ट रेन गॉजेस, रेन गॉजेस ETC। ऐसे बहुत सारे और भी है, टेक्निकल बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। ब्लू का मतलब है पानी, ठीक है, वाटर से रिलेटेड, और ग्रीन का मतलब आपको पता ही है प्लांट्स। ठीक है, तो दोनों का प्रॉपर आपको मैनेजमेंट रखना है, यानी वाटर बॉडीज भी आपके एरिया में होनी चाहिए और प्लांट्स भी, हरा भरा एरिया होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें होंगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, और जितना ज़्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस होगा डिज़ास्टर होने के चांसेस, स्पेशली जो क्लाइमेटिक डिज़ास्टर्स हैं उनके चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अब साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन को रोक नहीं सकते हम, ठीक है, खुद भगवान नहीं रोक सकते साइक्लोन को, इतना बड़ा साइक्लोन होता है। ठीक है, ऐसे चैलेंज नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि वो करने वाले भी वही हैं, तो वो चेक कर रहे हैं आपको आप कितना, ठीक है, बलवान है। तो साइक्लोन को, अब सुबह एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि साइक्लोन को हम रोक क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ साइक्लोन को हम नहीं रोक सकते। कोई 1-2 किलोमीटर में होने वाला फिनोमेना नहीं है, 2.5, 3, 4 किलोमीटर में एट अ टाइम इम्पैक्ट कर देता है, एट अ टाइम। और जब ये स्प्रेड होता है तो ये इससे भी ज़्यादा किलोमीटर में पहुंच जाता है। आप सोचिए इतने बड़े फिनोमेना को, आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको हम रोक सकें। हम बस इतना कर सकते हैं कि तो फॉरकास्टिंग करके लोगों की जान बचा लें, ठीक है, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो कोई भी जो बड़े बड़े इवेंट्स है उसको हम नहीं रोक सकते, डिज़ास्टर रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रोकने में पैसा नहीं खर्च करना। आपने क्या किया, आपने जो ऊपर से सनलाइट आ रही है, आपने बोला ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक शीशा लगा देंगे, ऐसे ऊपर एक ऐसे शील्ड लगा देंगे। शील्ड लगा के सनलाइट जो है वो कम आएगी, तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ठीक है, अब लोग शील्ड बना रहे हैं एक, आप सोचिए कहाँ तक सोच रहे हैं लोग। एक शील्ड बनाई जा रही है जिससे सनलाइट अर्थ पे कम पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल है जब आर्टिफिशियल मून बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल मून बनाया जा रहा है ताकि आप नाइट टाइम में इंटरनेट यूज कर सकें।